चलिए अपने शुरू कर रहे हैं टॉपिक अगेन दैट इज कंपनी लॉ। तो अभी इस लेक्चर का अपना मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिजोल्यूशंस ड्राफ्ट करने होते हैं वो कैसे आपको लिखने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन होता है, उस पर फोकस करेंगे। तो अभी जो रिसेंट चैप्टर डॉर्मेंट कंपनी हमने खत्म किया, उसी के रिजोल्यूशन से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दो चैप्टर के रिजोल्यूशन से डिस्कस हो जाएंगे ना, तो आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। रिपीटेशन काफी है इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है, कंटेंट तो बहुत ही सिंपल है, बट प्रेजेंटेशन की वैल्यू है। यहाँ पे कंटेंट की क्वालिटी तो रहेगी, बट मेन है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। रेजोल्यूशन एग्जैक्टली होते क्या है पहले हमें वो भी समझना है। कोई भी पर्टिकुलर मैटर को लेके बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होता है, जनरल मीटिंग में डिस्कशन होता है, तो हर चीज के ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग से फैसला होता है कि मेजोरिटी क्या बोल रही है। अब जो फैसला फाइनल हुआ उसको लिखा जाता है प्रॉपरली कि भाई ये डिसीजन इस मीटिंग में हुआ है, ताकि उसका एक रिटर्न प्रूफ या रिकॉर्ड रहे। और बाद में उसको कभी भी वेरीफाई करना हो कि तब क्या बात हुई थी, तो ये झगड़ा नहीं होना चाहिए कि तब तो आपने ऐसा बोला था, बोले कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। वो सब नहीं होगा। लिख के दिया हुआ है, साइन हो गए कंपनी के जो भी ऑफिस बेयर्स है, इट इज अ रिटर्न प्रूफ कि भाई ये डॉक्यूमेंट में ये बातें हुई थी या इस मीटिंग में ये बातें हुई थी। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी चीज है, आपकी सोसाइटी की मीटिंग भी होती है ना, उसमें भी ये चीज आपने अगर कभी अटेंड करो या देखो तो उसमें भी होता है कि मीटिंग हो रही है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इस पे आज हमने कुछ डिसीजन लेना है। तो हर सोसाइटी का ना एक रजिस्टर मेंटेन करती है। उस रजिस्टर में एक बंदा बैठ के लिख रहा होता है कि भाई ये फैसला हुआ है, इस पॉइंट पे ये सहमति बनी है, इस पॉइंट पे हमने ये डिसीजन लिया है। मेंटेनेंस सपोज बढ़ाना है तो लिख दिया है कि भाई सबका फैसला हो चुका है, मेजोरिटी ने अग्री किया, तो भाई 1 जनवरी 2025 से हमारी सोसाइटी का मेंटेनेंस पर फ्लैट अब इतना रहेगा। ये सब चीजें वहां लिख दी जाती है। और जाते जाते हर फ्लैट मेंबर जो अटेंड करने आया मीटिंग वो साइन करके जाता है कि भाई आप अपना फ्लैट नंबर लिख दीजिए, साइन कर दीजिए। तो भाई ये डिसीजन हो चुका है। फिर कोई बोले अगले महीने अरे मेंटेनेंस कब बढ़ा दिया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तो बोले तो लिखा हुआ है, मीटिंग में डिस्कस हुआ, रजिस्टर में एंट्री की आपने, सबने साइन किया हुआ है, तो भाई बात हो चुकी है। तो रिटर्न प्रूफ के लिए रिजोल्यूशन बड़ा काम आता है, वैसा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर इस पे क्वेश्चन आता है ना, तो 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 का आ सकता है। और इतना मिनिमम कंटेंट लिखना होता है कि आपको लगेगा कि इतना सा लिखा हो 4 मार्क्स मिल गए, वैसा है। एक या दो पैराग्राफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने 4 मार्क्स मिल जाएंगे। दो तीन पैराग्राफ लिखोगे 8 मार्क्स मिल जाएंगे, तो पूरा पेज भी नहीं भरता है और 8 मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं। और जब पूरा सही लिखा होगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वेरिएशन ऑफ कंटेंट ज्यादा होना नहीं है। तो चेकर के पास भी ना अननेसेसरी मार्क्स काटने का मार्जिन ने कुछ भी दे दिया, तो 8 में से 6 भी उसको देने पड़ सकते हैं। और इतना अच्छा रेशियो आपको मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। गारंटी कुछ नहीं है कि इस पेपर में पूछेंगे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। किसी पेपर में 12-12 मार्क्स तक पूछते हैं, 4+8। एक 4 मार्क्स वाला छोटा रिजोल्यूशन, एक थोड़ा बड़ा वाला 8 मार्क्स में, लेकिन 12 मार्क्स का पेपर इसमें से आ रहा है। और कितनी बार ऐसा होता है कि या तो 4 मार्क्स का एक छोटा सा पूछ लिया या नहीं भी पूछा। तो श्योरिटी कुछ भी नहीं है कि एवरी टाइम आएगा या आपके पेपर में 12 मार्क्स का आएगा। बट अगर एक या दो बार भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, दैट मीन्स वो कभी भी वापस रिपीट कर सकते हैं। और बीच में तो बैक टू बैक था, हर पेपर में रिजोल्यूशन आते ही थे। और 4 to 8 मार्क्स में तो स्टैंडर्ड, कभी कभी 12 तक भी जा रहा था। तो अगर एक बार फॉर्मेट समझ आ गया तो स्कोरिंग है, तो अपने को उसको छोड़ के नहीं जाना है। थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना, तो अपने आप वो कवर अप हो जाएगा वैसा। अब जो आज का टॉपिक है रिसेंटली, देखो उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी आपके सामने रहेगा, आज ही टॉपिक डिस्कस किया तो पता चल जाएगा। स्पेसिमेन रेजोल्यूशंस करके बोला जा रहा है। सबसे पहली बात हो रही है बोर्ड रेजोल्यूशन। दो टाइप है मेजरली, एक बोर्ड रेजोल्यूशन है, एक आपका जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रेजोल्यूशन में क्या, किस चीज के लिए रेजोल्यूशन पास किया? फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो भाई हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करना है। हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसके अंदर डिस्कशन हुआ और बोर्ड मीटिंग में फैसला हो चुका है कि हम इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब इस बात को लिखा कैसे जाएगा वो देखो। स्टार्ट होता है रिजॉल्व दैट से, ये कैपिटल में लिखा जाता है रिजॉल्व दैट, कि हमने डिसीजन ले लिया। रिजोल्यूशन लेने का मतलब है डिसीजन लेना। तो रिजॉल्व दैट कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाई, ये भी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो हर बार यूज करते हैं। बी एंड इज हियर बाई रिकॉर्डेड, बी एंड इज हियर बाई अप्लाइड, ये बार बार आता है वैसा। हाँ हाँ वैसा। एक्चुअली ये फॉन्ट वाला है ना जो स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर दिखता है, वही लिखा के भी जूम कर, ठीक है ना, ट्राई कर। मैं फ्री में आवाज नहीं सुन। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेना कि अगर अभी भी कोई इशू है तो आप बोल दो और जूम करना है। आई थिंक अब बेटर होगा। मैं रीड भी करेगा साथ में, वैसे भी देख सकते हो। रिजॉल्व दैट कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी
बी एंड इज हियर बाय अकॉर्डिंग टू मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी। मतलब हमने यहाँ पे मिलकर फैसला कर लिया कि हम आरओसी को एप्लीकेशन करेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। और ये आरओसी में जो डैश आ रहा है यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वो कौन सी आरओसी को आपको अप्लाई करना है उस हिसाब से। जैसे अभी अगर अपनी कंपनी महाराष्ट्र में है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा भाई मुंबई आरओसी, या फिर पुणे आरओसी भी हो सकती है, जो भी एप्लीकेबल है। गुजरात में है तो भाई अहमदाबाद आरओसी वैसा। तो इसलिए वो ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया होता, बोला होता कि हम मुंबई में रजिस्टर्ड कंपनी है महाराष्ट्र में और हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि भाई मुंबई आरओसी। बट अभी एक बार उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, वैसा होता है। तो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है फॉर obtaining द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फॉर द कंपनी इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 455। देखो सेक्शन का रूल का रेफरेंस दे देना चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम कौन से कानून के हिसाब से इस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं। भाई मेरे मन चाहे कंपनी तो चलने वाली है नहीं, जो लॉज में लिखा है वही फॉलो करना है। तो रिजॉल्व दैट कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाई accorded to make an application to the given ROC for obtaining the status of dormant company in pursuance of the provision of the given section 455 of the Companies Act 2013 and the rules made thereunder। देखो एकदम टेम्पलेट बना दिया। सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखो। आप सिर्फ 455 लिख दोगे, भाई 455 सेक्शन तो और किसी एक्ट में भी हो सकता है, तो पूरा स्पेसिफाई करो। सेक्शन के साथ हमेशा रूल्स तो होते ही है, तो वो भी है। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, उसके साथ साथ जो रूल्स बनाए गए वो, इंक्लूडिंग एनी अमेंडमेंट्स देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर इन सेक्शन में या रूल्स में कोई अमेंडमेंट आए होंगे इन बिटवीन, तो हम अमेंडेड प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं, मतलब लेटेस्ट। ये क्लैरिफाई हो गया। एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब्जेक्ट टू का मतलब हम ये जो कुछ डिसीजन ले रहे हैं, एक बार तो हमने फैसला कर लिया है, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आगे मेंबर से भी पूछना पड़ेगा। अब वो प्रोसीजर अभी आप याद कर लो जो पढ़ा। बोर्ड मीटिंग के बाद क्या कर रहे थे, जनरल मीटिंग, उसमें पास हो रहा था स्पेशल रिजोल्यूशन। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना बाकी है, अभी हमने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन के डिसीजन में लिख दिया है कि ये हमने फैसला कर दिया एज अ डायरेक्टर कि हम आरओसी में एप्लीकेशन करेंगे फॉर डॉर्मेंट कंपनी, and this decision is as per the section and the rules and the amendments, plus this is subject to the approval of the members। मतलब अभी मेंबर से पूछना बाकी है, मेंबर्स हाँ बोलेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने ना बोल दिया तो इस रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं रहेगा वैसे। अब देखो इतना सा पैराग्राफ है, दिस इज वन रिजोल्यूशन। कितनी बार इतना पैराग्राफ 4 मार्क्स में पूछते थे, ओनली सिंगल रिजोल्यूशन वैसा। तो इसलिए उसका वेटेज काफी अच्छा खासा है, तो हमें फोकस करना चाहिए। आगे देख लो। अब देखो एक रिजोल्यूशन यहाँ खत्म हो गया, ये है सेकंड रिजोल्यूशन उसी मीटिंग में। अब देखो एक बोर्ड मीटिंग में सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे तो कैसे चलेगा, एक मीटिंग में 10 रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन जब हम पास करते हैं ना, तो वहां लिखते हैं रिजॉल्ट दैट। लेकिन उसकी उसी मीटिंग में अगर कोई सेकंड रेजोल्यूशन पास किया हो, तो वहां लिखते हैं रिजॉल्ट फर्दर दैट। ये फर्दर वर्ड आ जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हो। एक बार रिजॉल्ट दैट, फिर रिजॉल्ट फर्दर दैट चलता रहेगा, फिर उसके बाद कोई नया वर्ड नहीं है, ये स्पेसिफिक है। अब और क्या रेजोल्यूशन पास हुआ इस मीटिंग में वो भी देख लो। रिजॉल्ट फर्दर दैट मिस्टर और मिस, जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा, वो डायरेक्टर है या क्या पर्सन है, बी एंड इज हियर बाई, वो फ्रेज वापस आ गया, बी एंड इज हियर बाई ऑथोराइज्ड टू साइन एंड फाइल फॉर्म MSc 1। मतलब आप अपनी कंपनी में MSc 1 फाइल करने की अथॉरिटी किसको दे रहे हो, वो भी इसी मीटिंग में डिसाइड कर लो। क्या ये काम कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर करने वाला है या ये काम कोई स्पेसिफिक कंपनी सेक्रेटरी करने वाला है, तो आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज टू साइन एंड फाइल फॉर्म MSc 1 टू ROC along with all the necessary documents as may be required with regard to the application for obtaining the status of a dormant company। तो पहले रिजोल्यूशन में हमने ये पास किया कि हम डॉर्मेंसी के लिए जा रहे हैं, हमने आपस में डिसीजन ले लिया है। अब इसके लिए फाइल करना होता है MSc 1। तो MSc 1 फाइल करने का काम हमने इस पर्सन को दिया है, ये भी हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया। तो ये सेकंड रिजोल्यूशन हो गया। थर्ड रिजोल्यूशन, इसमें बात हो रही है पेमेंट्स की कि भाई रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर और मिस सो एंड सो बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज टू फाइल सच डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योर पेमेंट ऑफ सच एनुअल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब टू ROC टू रिटेन द डॉर्मेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी। आगे की बात साथ में कर दी कि आज MSc 1 तो फाइल कर दोगे, लेकिन हमने देखा है डॉर्मेंट स्टेटस 5 साल तक के लिए वैलिड हो सकता है। तो हर साल वो MSc 3 भी तो फाइल करना होता है, उसके साथ एक फीस भी पे करनी होती है। तो इसी पर्सन को आज ही हमने डेजिग्नेट कर दिया कि जब तक हम डॉर्मेंट रहेंगे, तब तक जो भी एनुअल फीस पे करनी होगी ना, वो फीस आप पे कर देना। कंपनी के अकाउंट से, बट जमा करवाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
तो ये अथॉरिटी उसको पास कर दी। अब देखो ये 3 रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुए। अब ये पूरा इतना कंटेंट भी 4-5 मार्क्स में अगर पूछ लिया तो कुछ ऐसा बहुत अननेसेसरीली टेक्निकल नहीं है कि यार पता ही नहीं चल रहा है कैसे लिखना है। थोड़ी सी पॉलिश्ड ग्रामर चाहिए आपको, एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए, और उसके पॉइंट्स को आप टुकड़ों में बांट लोगे, समझ में आ जाएगा। बात शुरू करनी है रिजॉल्ट दैट। रिजोल्यूशन क्या पास किया भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना कंसेंट दे दिया है कि हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं आरओसी को, और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए। किस बेसिस पे भाई, सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स प्लस एनी अमेंडमेंट्स, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कॉमा करके ना एक ही पैराग्राफ में चलता है, ये पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते कि आपने इस बात को पॉइंट वाइज लिख दिया, या आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। तो आपने नॉर्मली आंसर्स कैसे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख देते हैं, लेकिन ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। तो कॉमा, एंड, बट, अदरवाइज, देन, ये सब वर्ड्स का आपको यूज करना पड़ेगा, जो ग्रामेटिकली आपको ये फ्रेम करने में हेल्प करे। वैसा बोलो, कुछ आइडिया आ रहा है? सपोज यही क्वेश्चन जो आपने ये वाला पॉइंट पे समझाया, इससे यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम, तो जो ये फॉर्मेट आप करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो अगर यही फॉर्मेट जो आपने एक्सप्लेन किया है कि वो लिखेंगे तो चलेगा, मतलब कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं, तो यही फॉर्मेट है तो फिर इसमें क्या इशू है? आप कह रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे लिखना वो प्रॉपर फॉर्मेट मतलब वही है। प्रॉपर फॉर्मेट का मेरा मतलब है कि रिजॉल्व फर्दर दैट से बात शुरू हो, फिर बाद में बी एंड इज हियर बाय वाला फ्रेज यूज हो जाए, और फिर आप एक पैराग्राफ में उसको एंड करो। यही फॉर्मेट है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। बट सपोज ये क्वेश्चन आ गया तो अगर ये वाला है एज इट इज, हाँ जो है वही, हाँ यही फॉर्मेट है, ऐसे ही रिजोल्यूशन लिखा जाता है, और आप एज इट इज इसको कोट कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी जाती है, इसमें अपने मन से कुछ भर के नहीं आना है। हाँ, आपने लिख दिया रैंडमली कुछ भी, मुंबई आरओसी, पुणे आरओसी, नहीं। क्वेश्चन में उन्होंने कुछ डेटा दिया हो कि ये कंपनी ये आरओसी में फाइल कर रही है, XYZ लिमिटेड है, पुणे आरओसी है, और फिर आप लिखते हो तो बात समझ आती है। बट अगर आपको जनरल टाइटल दे दिया हो कि ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अ कंपनी हु इज गोइंग फॉर डोरमेंट स्टेटस, तो भाई कौन सी कंपनी और कौन सा आरओसी अपने को पता नहीं है, तो आप ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा, वैसा है। और जैसे है ना ये डेजिग्नेशन, ये बहुत बेसिक बात है जो मिस्टेक हो जाती है। डेजिग्नेशन लिखनी थी, या जैसे सीएस का नाम लिखना था, आपने अपना ही नाम लिख दिया, मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो, ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी, खुद का नाम लिख दिया ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगा। बिकॉज आईसीएसआई की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने क्लियर बोला हुआ है, आप अपनी आंसर शीट में अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कोई हिंट नहीं दे सकते। आप अपना खुद का नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कुछ भी डिटेल जो आईसीएसआई के पास है, वो आप आंसर शीट में नहीं लिख सकते। वो हिंट देने वाली बात हो गई चेकर को कि मैं कौन हूँ। कहीं चेकर आपके जान पहचान का निकला तो आपको मार्क्स दे देगा, तो अलाउड नहीं होता है। ये ब्लैंक ही छोड़ देना चाहिए। तो खुद का नाम, खुद की कोई आइडेंटिटी, कोई डिटेल्स आप ना प्रोवाइड करो, वो सेफ है, क्योंकि करते हैं ना तो नोटिस आता है। ऐसा भी नहीं कि इतनी छोटी सी बात है वो इग्नोर कर देते हैं। कुछ मेरे 1-2 स्टूडेंट्स को ऐसा नोटिस आ चुका है पहले, उन्होंने नहीं पता था, लिख दिया अपने आप को ही, मैनिफेस्ट कर लिया मैं सीएस को बनने वाला हूँ, खुद का ही नाम लिख देता हूँ। तो जोश जोश में अपना नाम लिख के कंपनी सेक्रेटरी लिख के आ गए, ईमेल आईडी या कुछ और डिटेल कुछ भी लिख दी, उनको शोकॉज नोटिस आ गया कि आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, आईसीआईसीआई के रेगुलेशन नंबर ये वाले के हिसाब से वायलेशन है, अब आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए, शोकॉज नोटिस दे दिया। अब उसने जानबूझ के तो किया नहीं था, वो कौन सा अपना पेपर कोई मेरे से चेक करवाना चाहता था कि उसने नाम लिख दिया, मैं पहचानता हूँ उसको, मार्क्स दे दूंगा। इंटेंशन वो नहीं था, इंस्टीट्यूट को पता है, लेकिन जो वायलेशन है भाई वो तो है। तो शोकॉज नोटिस उसको भेजा, बोला सही रीजन दो, नहीं तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर देंगे। वो बेचारा टेंशन में आ गया। 2-3 स्टूडेंट्स ने ऐसा किया। बोले सर अब क्या करूं यार, ये तो ऐसा नोटिस आ गया। मैंने, तुमने नाम लिख दिया था ऐसा? वो लोग ने कुछ उसका जेरोक्स वेरोक्स भी साथ में अटैच किया था एज ए प्रूफ कि आपने लिखा है। बोले हाँ लिखा था, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है। तो मैंने बोला अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, अपोलॉजी लेटर लिखो और उसको मेल करो, उसकी प्रिंट आउट कराओ, उनको कुरियर भी कर दो कि भाई दिस वाज अनइंटेंशनल, और ये सिर्फ वो ड्राफ्टिंग में मैंने अपना नाम यूज कर लिया, इंटेंशन कोई चीटिंग करने का, कोई वायलेशन का नहीं था। और नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो भाई कोई आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते कि क्यों कर दिया, क्या है, जेन्युइन मिस्टेक है, अपोलॉजी मांग सकते हैं कि रिपीट नहीं करेंगे। तो वो लिख के दे दिया, इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका रिजल्ट आया। अब ये एक्सेप्ट नहीं करते ना, रिजल्ट कैंसिल हो जाता। सोचो इतनी सी गलती के से आपका एग्जाम चला गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लैंक छोड़ देना चाहिए। अगर ब्लैंक है, क्वेश्चन में उन्होंने किसी का नाम दिया हो कि भाई ये कंपनी है, मिस्टर सो एंड सो है, इसको बनाया गया ऐसा वैसा, और वही डेटा आप यूज कर रहे हो तो चलता है, पर अदरवाइज आपको उसको ब्लैंक छोड़ना है। वैसा देख लो, कुछ नहीं समझ आया इसमें, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। एक बार घर पे जाके लिख लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लिखने पड़ेगा। देखो बोर्ड रेजोल्यूशन फिर कैसा होता है, टॉपिक वाइज चेंज होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का बोर्ड रेजोल्यूशन, ट्रांसमिशन का बोर्ड रेजोल्यूशन, चार्ज क्रिएट करने का बोर्ड रेजोल्यूशन, तो उसके सेक्शंस तो आपने पढ़े ही है ना। तो 2-4 बार लिखने से ना आपको तरीका, जो अंदाज होता है ना लिखने का, वो पता चल जाएगा कि फॉर्मेट ऐसा है, फिर आप अपने आप लिख पाओगे। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस के बिना से ओरली पढ़ के जाओगे
और अभी मैं आपको एक लिखने को दूंगा ना, आपको सोचने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज एक भी बार लिखा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, सोच सोच के लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा, गलती होगी, तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दो पैराग्राफ में 4 मार्क्स मिलते हैं, मैं तो इसको ही पहले पकड़ूंगा कि भाई मेरे को क्या करना है 4 मार्क्स के लिए। आप सोचो ऑल्टरनेटिवली कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो 1.5 पेज कम से कम जाएगा, 2 भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कितना कंटेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ एज इट इज लिखने के 4 मार्क्स मिलते हैं, तो स्कोरिंग हो सकता है वैसा। चलो अब स्पेशल रिजोल्यूशन वाला पार्ट वो भी देख लेते हैं। पैराग्राफ में देखो जो पॉइंट्स है ना, उसको सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है, थोड़ा ग्रामर में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चीजें फॉर्मेट बेस्ड है वो पकड़ के रखनी है, ये वाली बी एंड ईयर बाई वाली, तो वो यूज होना चाहिए, बाकी लैंग्वेज अपनी चलेगी। तो एकदम वर्ड टू वर्ड लर्निंग वाला प्रॉब्लम नहीं है जैसे डेफिनेशन में होता है, बट एक फॉर्मेट आपको पकड़ के चलना है, अंदर का आप मॉडिफाई करोगे चल जाता है वैसे, मीनिंग सेम निकलना चाहिए, सीक्वेंस ऊपर नीचे होने वाला है। नेक्स्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब ये जनरल मीटिंग वाली बात हो रही है, उसमें देखो कैसे फ्रेम कर रहे हैं। रिजॉल्व दैट pursuant to the provisions of section 455 of the Companies Act 2013 and the Companies Rules 2014। अब इसमें क्या है, सेम सेम वर्ड्स नहीं पकड़ पाते अपन, pursuant to अपने लिख देंगे रिजॉल्व दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ, चलेगा। परसुएंट वर्ड ऐसा कॉपी करना जरूरी नहीं है, तो जो आप बोल रहे हो अपना ग्रामर लैंग्वेज वो उतना मॉडिफिकेशन ओके है, उसमें कोई इशू नहीं। तो भाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस और एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 455 कंपनीज एक्ट, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस इफ एनी, सेफ लिख दिया, और भी कोई प्रोविजंस हो जो एप्लीकेबल हो और मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हो तो मान लेना वो भी आ गए, है ना, इफ एनी। और कुछ हो सकता है यार, कितना स्पेसिफाई करूंगा, ये रूल भी तो लगता है, इसमें भी तो आता है, तो गूगल करके लिस्ट बनानी पड़ेगी कहाँ कहाँ पे इसके गवर्नमेंट कंपनी के पॉइंट्स आते हैं, तो सब कुछ कोट करने की जरूरत नहीं, एक्ट और रूल्स लिख दिया, ओवरऑल कवर कर लिया, और भी कुछ रह गया इफ एनी तो मान लेना कि वो भी हम फॉलो करेंगे। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब कोई और सेक्शन कोई और रूल, जैसे 455 तो मेंशन किया अपन ने रूल्स में, मिसलेनियस रूल्स मेंशन किया, लेकिन और भी कोई कंपनीज रूल्स हो जिसमें कुछ आता हो तो, और वो मेरा नहीं मतलब रह गया और लिखना, तो इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। इंक्लूडिंग एनी स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशन और री एनेक्टमेंट्स देयरऑफ, वही आ गया अमेंडमेंट्स वाला पार्ट, एंड सब्जेक्ट टू सच अदर अप्रूवल्स एंड परमिशंस एज मे बी रिक्वायर्ड, और भी किसी की परमिशन और भी किसी का अप्रूवल लेने की अगर जरूरत है तो सब्जेक्ट टू, भाई उनको भी पूछ लेंगे, जैसे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है फॉर एग्जांपल वैसा है, तो उनसे पूछ लेंगे। आरबीआई का एक मतलब कोई अप्रूवल लेना है तो उनसे पूछ लेंगे, आईआरडीए है वैसा, तो भी सब्जेक्ट टू में डाल दिया। द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, देखो बी एंड इज हियर बाई अकॉर्डेड टू द कंपनी टू मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी, जो भी आरओसी होगी वही मुंबई पुणे अहमदाबाद एनीथिंग, इन एमएससी 1 फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब ओवरऑल बात तो वही है, बोर्ड रेजोल्यूशन में भी है 455 कंपनीज रूल्स, अमेंडमेंट्स, एनेक्टमेंट्स, एनी अदर प्रोविजंस, मॉडिफिकेशन, वो रेफरेंस था, सेम रेफरेंस यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन पास कर रहे थे, यहाँ शेयर होल्डर्स ये डिसीजन पास कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज आ गया, बाकी मोर और लेस आप देखोगे चीजें सेम ही है। यहाँ पे बोला मेंबर्स का कंसेंट ले लिया, वहां बोला डायरेक्टर्स का कंसेंट ले लिया, वहां पे बोला था आरओसी को अप्लाई करना है, यहाँ पे बोला आरओसी को अप्लाई करना है, वहां पे भी था एमएससी 1, यहाँ पे भी एमएससी 1, काफी सिमिलरिटी है, कॉमन सेंस पे चलता है। अगेन मेरा पॉइंट ही वही है कि आप रटते रहोगे ना थक जाओगे, आपको 800 पेज रटने पड़ेंगे, लेकिन 800 पेज में से अंडरस्टैंडिंग ढूंढोगे ना तो आपको हार्डली 300 पेज पे काम करना पड़ेगा, बाकी चीजें ना कॉमन सेंस पे चलती है, यार ये मेरे को समझ में आता है मैं लिख लूंगा, तो पहले से आप अप्रोच वैसा रखोगे ना तो लर्निंग बर्डन कम हो जाएगा। अब इसमें पूरी बुक में फर्स्ट पार्ट में ऐसे 20 रिजोल्यूशन है, 20 बोर्ड रिजोल्यूशन होंगे, आप 20 के 20 रटने बैठ गए, मैं 20 एज इट इज लर्न कर लूंगा, अरे मत करो ना, चार चार प्रैक्टिस कर लो, अंदर का ये फॉर्मेट समझ लो, क्योंकि ये सेक्शन तो देखो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर में, एमएससी 1 तो आपको पता ही है, तो सिर्फ फॉर्मेट प्रैक्टिस करने के लिए हम 3-4 पे मेहनत करेंगे ना, बाकी के 15-16 में देखना भी नहीं पड़ेगा, तो उस तरीके से अप्रोच करना चाहिए तो बर्डन कम हो जाता है वैसा। अब इसी में सेकंड रेजोल्यूशन क्या पास कर रहे हैं वो भी देखो, दूसरा रेजोल्यूशन वही आने वाला है। देखो हमने फैसला कर लिया एमएससी 1 फाइल कर देंगे, डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर देंगे, करेगा कौन कंपनी में, इतने सारे मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स है, कंपनी सेक्रेटरी है, मैनेजर है, कौन करेगा ये काम एक्चुअली में आरओसी की वेबसाइट पे जाके, किसी को तो अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, तो हमेशा रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो सेकंड रेजोल्यूशन आता है ना, उसमें आप देखना किसी ना किसी को ये काम पकड़ा देते हैं कि भाई देखो फैसला हो चुका है कि ये करेंगे, अब कौन करेगा, भाई आगे आओ, नहीं आओगे तो हम डेलीगेट करेंगे,
मोस्टली ये काम या तो डायरेक्टर पे आएगा या कंपनी सेक्रेटरी पे आएगा, क्योंकि वही लोग लीगल कंप्लायंसेस मेंटेन करते हैं। तो वो अथॉरिटी भी यहीं पे दे दो कि हम सब में से ये किसकी जिम्मेदारी है, वो आज ही डिसाइड हो गया। कल को ये नहीं होना चाहिए मेरा काम थोड़ी है, मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं। अरे भाई आप डायरेक्टर हो, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अरे भाई मेरे पास तो 100 काम होते हैं, मैं क्यों ध्यान रखूंगा, मुझे बोला था करने के लिए, बोला था, लिख के दिया था आपके नाम पे, सर आपको ही करना है, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर मिसेस मिस जो भी है, डायरेक्टर एंड और एनी अदर पर्सन, एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बी एंड ईयर बाई, बी एंड ईयर बाई वापस आ गया, jointly and severally authorized to submit necessary e-forms। jointly and severally का मतलब है कि अगर दो डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया गया है तो या तो वो दोनों मिलके काम करेंगे या दोनों में से कोई एक। एक नहीं करेगा, दूसरा ये नहीं बोल सकता ये बात नहीं सुनता, ये क्यों नहीं करता, मैं ही क्यों करूं। अरे यार आप तो दोनों को काम दिया है, तो आप दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप दोनों में से एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरे को काम करना पड़ेगा। तो ज्वाइंटली एंड सेवरली का मतलब इंडिविजुअली भी आप दोनों बराबर लायबल हो और ज्वाइंट टास्क तो आपको दिया हुआ है वैसा, तो ये भी मेंशन कर दिया। टू सबमिट नेसेसरी ई फॉर्म्स टू आरओसी। नेसेसरी ई फॉर्म्स में एक तो वही हो गया अपना MGT 14, वो भी नेसेसरी ई फॉर्म है, MSc 1 भी नेसेसरी ई फॉर्म है, तो सब आ गया उसके अंदर। फॉर्म को स्पेसिफाई ना करके जनरलाइज करने का मतलब है कि जो प्रोसीजर में फॉर्म बोले थे बाय डिफॉल्ट सबकी जिम्मेदारी आपकी। फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स डीड्स मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी, मतलब और जो भी एक्टिविटीज नेसेसरी हो इस काम को पूरा करने के लिए वो आपको करनी पड़ेगी। प्रॉपर और एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, for the purpose of giving effect to this resolution and for matters connected therewith or incidental thereto। समझ आया? तो इसके इंसिडेंटल का मतलब कि इस काम को पूरा करने के लिए और जो जो चीजें करना जरूरी है वो सब आप कर लेना, वो इम्प्लाइड हो गया। हम हर चीज मेंशन नहीं कर सकते, इन जनरल लिख दिया वैसा। बोलो कुछ आइडिया लगा क्या हो रहा है? अब ये घर जाके आज लिख लोगे ना, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे समझ में आ गया क्या करना है, तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो एफर्ट आपको करना है। हम्म, चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो सही है, गलत तो लिख नहीं रहे, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो MCT 14 आता ही है। तो आप स्पेसिफिक ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई सबमिट MCT 14 MSc 1 एंड अदर नेसेसरी ई फॉर्म्स इफ एनी। क्या फर्क पड़ेगा, प्रैक्टिकली तो सही है ना, तो चलेगा, कर सकते हो। कि आपको इतना याद नहीं रहेगा एग्जाम में कि इसमें ऑल नेसेसरी ई फॉर्म जनरल बोला था, किसी और रिजोल्यूशन में MCT 14 स्पेसिफाई कर दिया हो तो वो याद नहीं रहेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, चलेगा। फॉर्म नंबर सही लिखा है तो फिर वो रॉन्ग नहीं माना जाएगा। अब देखो, गवर्नमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करने का बोर्ड रिजोल्यूशन, वापस वही आ गया। अभी था एक्टिव कंपनी को गवर्नमेंट में ले जाने का बोर्ड रिजोल्यूशन, ये उसका वाइस वर्सा हो गया, तो आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ थोड़ा स्पेसिफाई किया फिर, जो आपने पूछा अभी, सर ऑल नेसेसरी फॉर्म के बदले MCT 14 और वो स्पेसिफाई कर दे तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक सेक्शन 455 का भी सबसेक्शन 5 कोट कर दिया, बिकॉज उस सबसेक्शन में ये प्रोसीजर है, और रूल नंबर 8 भी स्पेसिफाई कर दिया। अब ये टफ है, एग्जाम में याद नहीं आता है, कितने रूल नंबर याद रखोगे, अपन तो रूल नंबर पे फोकस कर नहीं रहे। तो उस सिचुएशन में फिर आप जनरलाइज लिख सकते हो कि एज पर द प्रोविजन ऑफ 455 एंड कंपनीज रूल्स या मिसलिनियस रूल्स 2014। तो आप इसको स्पेसिफाई करने नहीं भी जाओगे तो चलेगा, तो जहां आपको पता है स्पेसिफिक, उन्होंने जनरल लिखा है, स्पेसिफाई करना चाहते हो एनी एनी करना चाहते हो लिखो। जहां उन्होंने स्पेसिफाई किया बट आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है, अब सबसेक्शन 5 याद रखना डिफिकल्ट हो सकता है, बट 455 तो पता ही है, तो 455 जनरल लिख तो चलेगा, उसमें इतना ऑब्जेक्शन नहीं। अमेंडमेंट वाली बात सेम। रिजॉल्व फर्दर दैट, भाई कौन फाइल करेगा फॉर्म, कौन सा फॉर्म, MSc 4, अभी बात हुई कौन फाइल करेगा, तो जिसको ये काम पकड़ाना है ना उसको नाम दे दो कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। एक से ज्यादा लोगों को नाम देना है तो एंड करके ज्वाइंट और सेवरली वो भी पकड़ा दो इनको। ये काम MD और CS इनके ऊपर आता है, जिनका काम रेगुलर मैनेजमेंट का, कंप्लायंस का, उनको ये चीजें करनी पड़ती है, उन्हीं के ऊपर आएगा, ये इम्प्लाइड सी बात है। खत्म, ठीक है। चलो, तो ये रेजोल्यूशन वाला पार्ट एक आपको समझ आ गया, कुछ पूछना उसमें कुछ नहीं क्लियर हुआ तो बता दो।
कोई भी रिजोल्यूशन आया जैसे ए वाला है, मैं बता देता हूँ, भी आइडिया आ जाए इसमें कुछ इशू नहीं। टॉपिक के बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने डोरमेंट कंपनी की बात की है, देखो एक पैराग्राफ तो वो होता है कि जहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि हम ये काम करने वाले हैं, तो दैट इज वन पॉइंट, वो स्टैंडर्ड है। दूसरा, ये काम कौन करेगा, वो दूसरा पॉइंट स्टैंडर्ड है। और तीसरा, अगर ये जैसे फॉर्म और फीस वाला पॉइंट है, वो हो सकता है। तो इससे ऊपर कुछ बनता नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ऐसे में डिसीजन क्या पास हुआ होगा, कि एक तो कि हम डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे, कौन अप्लाई करेगा, और कौन से फॉर्म और फीस भरनी है, या एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। ये तीन पॉइंट है, तो आपको वैसे ही लिखना है। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। और अभी रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ आ जाएगा क्या इसमें एक दो बातें कॉमन है। एक डिसीजन लिया वो, एक काम कौन करेगा वो, और एक फॉर्म और फीस कौन सी भरनी है वो। तो दो तीन पॉइंट से ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब ये जो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन बताया, ये फॉर्मेट आप समझ लो, इसके प्रीवियस वाले जितने चैप्टर्स है ना, अब उसके जितने बोर्ड रिजोल्यूशन अभी आपको टैली कराऊंगा ना, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा, हाँ इसमें इससे ऊपर कुछ नहीं लिखना। तो अभी टैली करवा देता हूँ तो पता चल जाएगा। तो 11 सॉरी जो चैप्टर है गवर्नमेंट कंपनी वाला, इसके तो अपन ने रिजोल्यूशन देख लिए। अब इसके पहले जो आपका चैप्टर 1 to 7 वाला पार्ट है, उसके लिए कुछ रिजोल्यूशन डिस्कस करा देता हूँ। और उल्टा चलते हैं, जो रिसेंट चैप्टर पढ़ा हो पहले देखते हैं, तो आपको जल्दी रिकॉल होगा। चैप्टर नंबर 7 देख लो। ये तो अभी अब जो ऑनलाइन है आपके पास भी, ये मटेरियल तो है ही, चैप्टर 1 to 7 वाला। तो ये आप भी साथ साथ में रेफर कर सकते हो, टिक कर सकते हो। चार्जेस वाला जो चैप्टर है वो देखते हैं, 315। चल देखो, रिसेंटली पढ़ा था हमने चैप्टर चार्जेस। चार्जेस क्रिएट करना, रजिस्टर करवाना, उसका भी अपना एक प्रोसीजर था। अब पहला जो एनेक्स्चर है, दैट इज स्पेसिमेन बोर्ड रिजोल्यूशन टू अप्रूव द क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्रिएट हुआ है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना है। थोड़ा लैंग्वेज के साथ ही चलते हैं, इसमें वही मेन काम है। द चेयरमैन इन्फॉर्म्ड द बोर्ड that at the request of the company, SBI Bank Dash branch, थोड़ा स्पेसिफिक लिख दिया, has sanctioned under the mentioned credit facilities on the terms and conditions set out in the bank sanction letter bearing number, मतलब sanction letter का जो नंबर होगा वो, and dated, जो भी डेट उसमें मेंशन की होगी वो, and he placed before the board a copy of the said sanction letter. He further informed that in terms of the said sanction letter, various securities and charges are to be created in favor of the bank. मतलब जो चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने सारे बोर्ड को ये चीज इन्फॉर्म की कि भाई हमने एसबीआई बैंक के पास कुछ पैसे मांगे थे, कुछ लोन वोन बोरो किया था। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हम सिक्योर्ड बेसिस पे ही आपको लोन देंगे, तो आपकी कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो भाई एसबीआई बैंक की ये वाली ब्रांच है, उन्होंने लोन सैंक्शन किया है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब लोन हो गया, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने अपने सैंक्शन लेटर में लिख के दी। अब चेयरमैन ने बोला कि देखो ये सब बात मेरी एसबीआई बैंक से हुई है, और जो सैंक्शन लेटर उन्होंने इशू किया है, वो सैंक्शन लेटर मैं सबके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि क्या बात हुई है। अब हमें यहाँ पे फैसला करना है कि हमें अगर पैसा चाहिए तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेडी हैं, तो इसके फेवर में रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ प्रपोजल। प्रपोजल, या फिर इसको बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कि जो डिसीजन लेना है उसके बारे में कुछ बताओ तो सही। तो जो चेयरपर्सन है वो प्रपोजल लेके आए कि भाई देखो एसबीआई बैंक से हमें लोन लेना है, उन्होंने ये सारी कंडीशंस रखी है, और अगर पैसा चाहिए तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सिचुएशन आपके सामने है, फैसला हम सबको मिलकर करना है, दिस इज अ प्रपोजल। ये रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं है, रिजोल्यूशन तो रिजोल्व फर्दर दैट से स्टार्ट हो रहा है। ये सिचुएशन दी है, तो ये पैराग्राफ लिखोगे तो इससे ये पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो अगर ऐसा मेंशन करने के लिए बोला है तो हम कर सकते हैं। तो ये बोर्ड रिजोल्यूशन के ओवरऑल डॉक्यूमेंट का पार्ट है, लेकिन रिजोल्व क्या करना है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज इंफॉर्मेशन, जिसके बेस पे हमें फैसला करना है। Resolved that the company hereby solicit assent to borrow and avail of the following credit facility from SBI Bank। देखो फैसला हो चुका है या हो रहा है। The company hereby solicit the assent to borrow। असेंट का मतलब हाँ बोलना, कि भाई हम इस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं, कि चलो ठीक है। बोरोइंग की बात की है ना, आप सैंक्शन लेटर लेके आए, मतलब डायरेक्ट चेयरपर्सन ने बैंक में अप्लाई किया था कि अगर हम लोन मांगे आप दोगे। बैंक ने बोला भाई हाँ, ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपका लोन सैंक्शन कर देंगे।
आप अपने आपस में बात करके बता देना क्या करना है। तो वही फैसला हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई इसका क्या करना है। hereby solicit assent to borrow and avail of the following credit facility from SBI Bank जो भी ब्रांच है वो on terms and conditions as set out in the bank sanction letter number dated dash as placed before the board and that Mr. Director and so जो भी डायरेक्टर है be and are hereby authorized to convey the acceptance thereof to the bank for and on behalf of the company। मतलब एक रिजोल्यूशन में यहाँ पे ये पास किया कि भाई एसबीआई बैंक का जो सैंक्शन लेटर आप लेके आए हो, जो प्रपोजल रखा है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, एसबीआई बैंक को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो डायरेक्टर्स की है कि आप जाके एसबीआई बैंक को बता दो कि हमने आपस में फैसला कर लिया एंड वी आर रेडी। ठीक है, तो इन्फॉर्म करने का काम डेलीगेट कर दिया साथ साथ में। दूसरा, resolved further that the company approves the drafts of the security documents in the form required by the bank as placed before the board, and so directors be and hereby authorized to settle and finalize the same for and on behalf of the company. And the company do execute the said security documents and other agreements as finalized, and that the common seal of the company be affixed। ये पॉइंट ऐड कर दिया। तो पहले अभी तक तो यहाँ पे ये हुआ कि कंपनी ने ये बात डिसाइड कर ली कि भाई हम लोन ले रहे हैं। दूसरे रिजोल्यूशन में ये बोला कि ठीक है, लोन के लिए हम अपनी असेट गिरवी रखने के लिए रेडी है। तो असेट को गिरवी रखने के लिए मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है वो डॉक्यूमेंटेशन ये दो डायरेक्टर्स कर सकते हैं। तो उनको अथॉरिटी दे दी, लोन अप्रूव कर दिया, लोन के लिए एसबीआई बैंक को इन्फॉर्म करने की अथॉरिटी भी दे दी, और जो सिक्योरिटी क्रिएट करनी है उसका जो पेपर वर्क करना है, पेपर वर्क करने की अथॉरिटी भी डायरेक्टर्स को दे दी। तो दोनों पॉइंट में स्पेसिफिक बात हो रही है। एग्जीक्यूट द सेट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स। अच्छा, एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हो ना, तो बोला एक काम करना, कंपनी का जो स्टैंप होता है ना, कॉमन सील बोलते हैं, वो लगा देना। ये बोल दिया, कंपनी का कॉमन सील लगा देना, जिससे ये अश्योरेंस हो जाए बैंक को भी कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, कोई अल्ट्रा वायरस बोरोइंग वाला चक्कर यहाँ पे नहीं। तो कॉमन सील लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं इफ नेसेसरी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो इसीलिए बिकॉज बहुत जगह कॉमन सील ऑप्शनल कर दिया। पहले क्या होता था पता है, कंपनी के नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना, हर डॉक्यूमेंट पे कंपनी का ठप्पा लगेगा, रबर स्टैंप और कुछ नहीं। बट वो रबर स्टैंप लगाना मैकेनिकल काम है। फॉर इंस्टेंस, आप नोटिस भेज रहे हो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग का सारे शेयर होल्डर्स को, तो जनरल मीटिंग के नोटिस को जो फिजिकली प्रिंट आउट निकालेंगे ना, तो हर प्रिंट आउट पे कंपनी का रबर स्टैंप लगाओ। ये पोस्टमैन जैसा काम हो गया, फटाफट स्टैंप लगाओ फिर एनवेलप लगाओ, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, अब आज की डेट में तो नोटिस सारा ईमेल पे जाता है, ईमेल पे कौन सा रबर स्टैंप लगाओगे, तो कोई नीड ही नहीं है ना उसकी। तो प्रोविजंस में अमेंडमेंट हुए और इसमें लिख दिया कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी, ब्रैकेट में ऐसा लिख देते हैं, मतलब जरूरी हो तो कॉमन सील लगाओ, नहीं जरूरी है तो मतलब। यहाँ पे भी ऐसा बोला है, एंड दैट द कॉमन सील ऑफ द कंपनी बी अफिक्स्ड इफ नेसेसरी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अभी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ये बोलता है कॉमन सील की रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है। दो या तीन डॉक्यूमेंट्स है ऐसे पूरे कंपनी लॉ में जहां पे कॉमन सील मैंडेटरी होता है, जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल्स हो गया वैसा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हो गया, तो उसमें भी डीमैट है तो जरूरी नहीं है। बाकी सब जगह उन्होंने इफ एनी, ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी वैसा लिख दिया। तो आपकी मर्जी, जरूरत है तो लगाओ, नहीं तो कुछ नहीं। टू बी स्टैम्प्ड एनग्रोसमेंट ऑफ सच सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स and agreements in the presence of Mr. So and so, director of the company, and Mr. So and so being a secretary of the company or person authorized by the board in that behalf, who do sign the same in token thereof। तो भाई ये डॉक्यूमेंट रेडी कर दो, इसके ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटी वो सब लगानी है, स्टैम्प पेपर लगाना है वो लगा दो, और इसके ऊपर जिस डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है उसके साइन कर दो। तो ये पेपर वर्क की बात यहाँ पे इन्होंने की। नेक्स्ट रिजोल्यूशन क्या है? The company has created the mortgage by deposit of title of the deeds of the company's property situated at dash location as a security for repayment of the amount। अब आप है ना प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिक लिखे हो कि हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है सिक्योरिटी क्रिएट की है, और अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो ये प्रॉपर्टी बिकेगी। उसका स्पेसिफिकेशन, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल ऑफ डीड्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। अगर आप जैसे आपका घर है और आप अपने घर के पेपर के बेसिस पे लोन ले रहे हो, तो इसकी एक मॉर्गेज डीड बनती है। मॉर्गेज डीड बना के आपको उसको सबमिट करना पड़ता है, और वो सबमिट हो जाती है जिस अथॉरिटी से आप बोरो कर रहे हो। जैसे मैंने एसबीआई बैंक से लोन लिया, मैंने बोला मेरा खुद का घर है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं सर इसकी एक मॉर्गेज डीड बनेगी, और वो डॉक्यूमेंट जो है, जो आपके घर के पेपर है, वो हमारे पास रहेगी, गिरवी रहेगी, और आप पैसा ले लें। जब आप पैसा चुका दोगे तो आपके पेपर हम आपको वापस कर देंगे। दैट इज अ मॉर्गेज डीड, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वो बनती है। ये बोला है।
एंड डिपॉजिट द सेट टाइटल डीड विद द बैंक। जिससे पैसे ले रहे हो, डॉक्यूमेंट तो उसके पास ही रहेंगे ना, पेपर पे नाम आप ही का लिखा है, बट मॉर्गेज डीड में ये बात स्पेसिफाई की है कि ये घर के पेपर एसबीआई बैंक ने अपने पास गिरवी रखे हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने लोन लिया है। अब ये लोन चुका देगी, हम पेपर वापस कर देंगे, नहीं चुकाएगी बेच के पैसा वसूल करेंगे, सरप्लस पैसा आया तो रिटर्न कर देंगे। तो सारी चीजें मॉर्गेज डीड में स्पेसिफाई की होती है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन, द कंपनी रिक्वेस्ट मिस्टर सो एंड सो, डायरेक्टर और जो भी है, to offer and execute guarantee in favor of the bank to guarantee and to secure the repayment of the aforementioned credit facility granted to the company together with interest, cost, expenses, other charges. Guarantor, बैंक वाले ने कंडीशन रखी कि देखो असेट पे चार्ज तो क्रिएट करना ही है, लेकिन कोई एक गारंटर चाहिए जो ये गारंटी दे के हमारा कुछ भी नुकसान हुआ तो वो पैसे भरेगा, पर्सनल गारंटर। ये गारंटी मोस्टली कंपनी के प्रमोटर्स देते हैं पर्सनल कैपेसिटी में, कि मेरी कंपनी है, असेट तो गिरवी रखी है, तो मुझे पता है कि देखो असेट बेच के पैसा रिकवर हो ही जाने वाला है, तो बैंक को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बैंक अपनी सेफ्टी के लिए डबल अश्योरेंस मांग रही है। बैंक बोलती है प्रॉपर्टी तो रखनी पड़ेगी, बट पीछे एक गारंटर भी चाहिए कि प्रॉपर्टी बेच के अगर कुछ वसूल नहीं हुआ तो बाकी के पैसे कौन भरेगा। प्रमोटर बोलते हैं मैं लिख के दे देता हूँ यार, असेट की वैल्यू है 1 करोड़ की, असेट पे 10 लाख की तो होनी चाहिए, मैं तो सिर्फ 20 लाख रुपए ले, वैल्यू आधी भी हो गई तो कहाँ मुझे अपने पॉकेट से भरने, फॉर्मेलिटी है कर लेंगे। तो गारंटर कौन है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, और उसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये पर्सन जो है वो गारंटी एग्जीक्यूट करेगा बैंक के फेवर में, और ये अश्योर करेगा कि बैंक का कुछ भी नुकसान हुआ तो ये पे करेगा। तो उसमें देखो क्लियर लिखा है, जो बोरोइंग का अमाउंट है वो इंटरेस्ट, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, अदर चार्जेस सब कुछ, तो गारंटी वो सारी चीजों की लेगा। तो बाद में झगड़ा होगा ना डिफॉल्ट के टाइम पे, प्रमोटर बोलेगा मैं तो सिर्फ लोन का पैसा दूंगा ना, बाकी का पैसा मैं क्यों दूंगा। बैंक वाले बोलेंगे क्यों, इंटरेस्ट, चार्जेस, हमारा जो खर्चा हुआ जो नुकसान हुआ वो, बोले वो सब कहाँ बोला है, मैं तो सिर्फ लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दूंगा, ना इंटरेस्ट भरूंगा, ना कॉस्ट भरूंगा, ना एक्सपेंसेस। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, पहले लिख के उसको क्लैरिफाई कर, तो सब कुछ स्पेसिफिक चलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बताए प्रैक्टिकली कंपनी में क्या होता है, ये रिजोल्यूशंस के फॉर्मेट एक बार रेडी करने होते हैं, बार बार नहीं करने होते। अब ऐसे चार्जेस तो 100 बार क्रिएट होते होंगे, तो ये रिजोल्यूशन क्या बार बार सोच सोच के लिखोगे क्या, टेम्पलेट्स रेडी पड़े होते हैं वर्ड में, लैपटॉप में सेव पड़े होते हैं, खाली पर्टिकुलर चेंज करो, पीडीएफ बनाओ, प्रिंट आउट निकालो, या अपलोड करना अपलोड करो, खत्म करो, ये ऐसे ही होता है। बट अभी आप सीख रहे हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर ड्राफ्टिंग का काम आपका है, ये ड्राफ्ट जो किया है ना ये आपको खुद करना है। हाँ एक बार आपने टेम्पलेट्स रेडी करके रख दिए, ड्राफ्ट कर दिए, फिर नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करने पड़ेंगे, बट वन टाइम तो ठीक से समझ में आना चाहिए ना, उसके लिए अपने सीख रहे हैं वैसा, मैटर ऑफ टाइम है, प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाता है। और भी रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं इसके अंदर, ये तो देखो स्पेसिमेन बताते जा रहे हैं। अब एग्जाम नंबर सर कितने लिखने हो कैसे पता चलेगा, तो वो लोग सिचुएशन पूरी आपको क्वेश्चन में देंगे कि ये हुआ है, अब आपको समझना है कि अच्छा ये हुआ है तो ये रिजोल्यूशन भी पास होगा, तो फिर वो सिचुएशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा वैसा। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन। हाँ ये बड़ा है, 8 मार्क्स तक जाएगा। Resolved further that the company is hereby authorized to file requisite particulars or charges with the registrar in respect of the said trade facility after execution of respective documents within the time prescribed by law। तो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, मॉर्गेज डीड बन गई, सब कुछ हो गया, बैंक वालों से बात हो गई, आरओसी को बताओगे कि नहीं कि चार्ज क्रिएट हुआ है, अभी तक चार्ज क्रिएट हुआ था, रजिस्टर भी तो कराना पड़ेगा। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसमें क्या हो रहा है, हम आरओसी के पास जाके चार्ज को रजिस्टर करवा रहे हैं वैसा, इसलिए बात लिखी हुई है। और लास्ट पार्ट आ गया इसका, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन जो है वो हमने फॉरवर्ड कर दी है बैंक को। ट्रू कॉपी मतलब जेरोक्स, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मतलब उसके ऊपर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नोटरी ऑफिसर है, उनका ठप्पा लग चुका है, और ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी रजिस्टर हो चुका है। तो भाई एक जेरोक्स कॉपी बैंक वालों को भी सबमिट कर दो कि हमने आरओसी में चार्ज रजिस्टर करा दिया है, ताकि बैंक वाले ये सेटिस्फाई हो जाए कि देखो पहले तो इन्होंने बोर्ड मीटिंग में अग्री किया, फिर उसके बाद इन्होंने जो है सिक्योरिटी के पेपर्स भी एग्जीक्यूट कर दिए हमारे फेवर में, मॉर्गेज डीड भी बनवा दी, और आरओसी को ही बता दिया। ये वो है ना चार्ज होल्डर, तो चार्ज होल्डर भी तो टेंशन में रहेगा, भाई तुम आरओसी में तो रजिस्टर कराओ, कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट में चली गई तो वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर हो जाएगा, लिक्विडेटर बोलेगा चार्ज क्रिएट तो हुआ, रजिस्टर कहाँ हुआ, तो ये रजिस्टर भी तो जरूरी है, इसलिए बोला कि रजिस्ट्रेशन कराओ, और इसकी जो कॉपी है ट्रू कॉपी वो बैंक के पास होनी चाहिए, चार्ज होल्डर के पास प्रूफ होना चाहिए कि उसका क्रिएट किया हुआ चार्ज आरओसी में रजिस्टर था। तो जो लॉ में पढ़ा ना देखो वही है, बट अब रिलेट होना चाहिए कि हाँ इसमें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो भाई अगर ऐसा कुछ हम बोरोइंग कर रहे हैं सिक्योर्ड वाला, तो उसमें सारे पॉइंट्स आ सकते हैं वैसा, तो वो कॉमन सेंस से वो समझ में आएगा, तो आप एक एक करके उसको लिख पाओगे वैसे। क्लियर? बोलो कुछ पूछना हो इसमें, कुछ क्वेरी नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट।
और देखो फिर से बोर्ड रेजोल्यूशन है लेकिन स्टोरी चेंज हो गई। अभी बोर्ड रेजोल्यूशन था कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, उसको ऑथोराइज करना है, सिक्योरिटी उसके फेवर में क्रिएट करनी है, पेपर वर्क करना है और आरओसी में रजिस्टर कराना है। तो जो प्रोसीजर था ना उसी को उन्होंने एक एक रेजोल्यूशन में लिखा, बात वैसी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेजोल्यूशन जो हम पास कर रहे हैं ना, दिस इज रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। वो था क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो एग्जिस्टिंग चार्ज में कोई डिटेल्स अगर आप चेंज कराते हो तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे वैसा। अब इसमें प्रोविजंस का रेफरेंस भी दे दिया, देखो फॉर्मेट वही है, प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, अदर प्रोविजंस इफ एनी, रूल नंबर का रेफरेंस इंक्लूडिंग एनी अमेंडमेंट। अब पता चल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है बाहर, है ना, एक ही जैसा आ रहा है। टू मॉडिफाई द चार्ज विच वाज क्रिएटेड ऑन डैश बाय वे ऑफ एनहांसमेंट और रिडक्शन ऑफ द सम। पैसे ज्यादा बोरो कर लेते हैं ना, चेंजेस कराने पड़ते हैं। 1 करोड़ के असेट आपके पास गिरवी रख के 20 लाख रुपए उठाए थे, मैं बोला 10 लाख और चाहिए, बैंक ने बोला ले लो, वही असेट पे कंटिन्यू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये 10 लाख रुपए की बात भी तो डॉक्यूमेंट्स में दिखनी चाहिए, एडिशनल चार्ज, तो वो मॉडिफिकेशन में काउंट हो जाएगा, तो उसी को यहाँ पे लिखा हो। बाकी स्टोरी आप पता चल जाएगी, कितना एनहांसमेंट किया कितना रिडक्शन किया, उल्टा भी हो सकता है, रीपेमेंट कर दिया तो चार्ज कम भी तो हो सकता है। इंटरेस्ट रेट की जो बात हुई है, कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है वो, अगेंस्ट हाइपोथिकेशन असाइनमेंट मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी, वही हो गया ना, गिरवी रखना। ये सब बात यहाँ पे क्लैरिफाई करके अपन लिख देंगे। नेक्स्ट, पेपर वर्क कौन करेगा कंपनी के बिहाफ में, इसमें मेंशन कर दिया किस डायरेक्टर को अथॉरिटी दे रहे हैं। वापस वही, आरओसी को कौन बताएगा, ये सारे पॉइंट्स। तो वही फॉर्मेट चल रहा है, पहले रिजोल्यूशन पास करो, मेन डिसीजन क्या हुआ और ये काम करेगा कौन, उसकी अथॉरिटी पास ऑन कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो है वो सेटिस्फेक्शन और चार्ज को लेके आ गया, पैसे पे कर दिए, खत्म। अब ये आपको पढ़ना है तो अभी देख लो, कुछ भी नहीं है। द बोर्ड इज हियरबाय टू टेक नोट ऑफ द चार्ज रिलीज लेटर और लेटर ऑफ सेटिस्फेक्शन डेटेड दिस, रिसीव फ्रॉम द बैंक। बैंक मतलब कौन हो गया, मनी लेंडर, जो लेटर देता है, एनओसी लेटर, कि भाई हमारे पैसे आ चुके हैं, अब हमें इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट क्रिएट करने से मतलब नहीं है। इनको अगर प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी का पूरा पोजीशन कंट्रोल ये वो जो भी है दे दो, वी आर लीज कंसर्न विद द प्रॉपर्टी, हमारे पैसे वापस आ गए। तो एनओसी लेटर यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। चार्ज आईडी, चार्ज आईडी मतलब वो आरओसी में जो आपने चार्ज रजिस्टर कराया होता है ना, उसका एक ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होता है कि चार्ज आईडी नंबर है, तो वो कोड करना पड़ेगा, कब क्रिएट हुआ, कौन सी आरओसी में क्रिएट हुआ। और अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू रिलीज द टाइटल डीड्स मॉर्गेज विद देम एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस। भाई हमारे पेपर वापस कर दो, मॉर्गेज डीड कैंसिल कर दो, बात खत्म करो। ठीक है, पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या पॉइंट है। बोलो, कुछ पूछना, क्लियर कंडीशन समझ आई आता। नेक्स्ट रिजोल्यूशन है, मैं उसका बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको खुद पढ़ना भी है तो आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की बात की है अंडर सेक्शन 180, जहाँ पे हम बोर्ड को ऑथोराइज कर रहे हैं कि वो बोरो कर सके। बोरोइंग वाले केस में हमने देखा है कि एक लिमिट से ज्यादा बोरोइंग अगर करना हो तो शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ता है, वही पॉइंट है सेक्शन 180 स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन उस चीज को लेके जब पास हो रहा है, अंदर का कंटेंट आपको पूरा वही दिखेगा जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। वो टेम्पररी लोन जिसमें काउंट नहीं होते, टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या होता है, 6 मंथ से शॉर्ट टाइम के लिए लिए जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होने चाहिए, वो सब बातें भी इसमें दिख रही है। एक बार आप घर पे भी पढ़ोगे तो अब आइडिया आ जाएगा। फिर वही किसको अथॉरिटी देनी है पेपर वर्क करने की, वो आ गया। फिर आ गया देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब ये अपन ने थियोरेटिकली बहुत बार पढ़ा कि जो भी रिजोल्यूशन हम पास करवाना चाहते हैं शेयर होल्डर से एज ए स्पेशल रिजोल्यूशन, तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, वैसा है, जाके उनको पता चले कि वो क्या फैसला कर रहे हैं, वैसा तो डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो अब इसके अंदर फॉर्मेट वाली चीज तो नहीं है, पॉइंट वाइज भी आप समझा सकते हो कि हाँ भाई ये सब डिटेल्स यहाँ पे है। और अगर आप रेजोल्यूशन पास करते हो तो ये होगा, ये बोरोइंग्स होंगी, इतना अमाउंट आप बोरो करेंगे, वो सब चीजें तो ये बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे के रिजोल्यूशन जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स है। एक बार आपको बाकी के रिजोल्यूशन जो इस चैप्टर में है ट्राई करने हो तो कर सकते हो, वापस अपने सेशन इसके ऊपर रख लेंगे डिस्कशन के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इतने सारे बताए हैं तो बाकी के कुछ आप कोशिश करो, आपको खुद कितने रिलेट हो रहे हैं वो देख के आओ, तो आगे फिर और डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंप्लीट है।
तो चैप्टर 7 के भी आपके रिजोल्यूशंस का एक बेसिक डिस्कशन अपना हो चुका है। सब्जेक्ट टू आपकी क्या क्वेरीज आती है, देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। अगर पूछेंगे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे करेंगे तो लिखना पड़ेगा, फिर वेटेज ज्यादा होगा। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्थ है ना, फिर आप लिख सकते हो वैसा। ठीक है, तो ये सेशन फिर यहाँ पे अपने एंड करते हैं। अब इसके पहले के भी रिजोल्यूशंस होंगे, 7 चैप्टर के पहले के भी। आप इतने तक एक बार रेफर करके आ जाओ, इसमें कुछ क्वेरीज है तो देख लेते हैं। तो उसके आगे के फिर मैं आपको बेसिक समझा के एक बार टारगेट दे दूंगा, तो रीडिंग पे भी वो समझ में आ जाएंगे वैसे।